जय माता दी दोस्तों। अब तक आपने ब्राह्मण की बेटी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास में प्रकरण 1 से 3 आप सुन चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको प्रकरण 4 से 7 तक सुनाऊंगी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न बिताते हुए कहानी शुरू करते हैं। प्रकरण 4 से 7, ब्राह्मण की बेटी। संध्या का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से बिगड़ता जा रहा था। पिता के उपचार से लाभ होना तो दूर रहा, उल्टे हानि हो रही थी। जगदात्री डॉक्टर विपिन से संपर्क करने को कहती और संध्या असहमति में झगड़ा करती। आज शाम संध्या द्वारा बनाए साबूदाना को अनमने भाव से निगल गई, क्योंकि यह पथ्य उसे कभी रुचिकर नहीं रहा। किंतु आज माँ उभालब से बचने के लिए वह न चाहते हुए भी निकल गई। इस तथ्य से भली प्रकार परिचित थी कि उसकी माँ सारा ध्यान इस ओर टिका होगा कि लड़की ठीक से खाती है या नहीं। खाने से पहले वह किसी पुस्तक को पढ़ रही थी। जय ही वह गोद में खुली पड़ी पुस्तक को समेटने लगी, त्यों ही उसने खिड़की से अपने को बुलाए जाने की आवाज़ को सुना। बाहर आकर उसने देखा कि सामने अरुण खड़ा था। चाची घर पर हो? समीप आकर अरुण बोला, हाँ। किंतु तुम इतनी मरियल कैसी हो गई हो? कहीं फिर से बीमार तो नहीं पड़ गई? यही लगता है, किंतु तुम भी तो मुझे स्वस्थ नहीं दिखते। हंसकर अरुण बोला, जब दिन भर नहाना खाना कुछ भी नसीब नहीं हुआ तो चेहरे का मुरझाना तो निश्चित था। तुमने पेंटर की फरमाइश की थी, पूरे दिन उसकी खोज में भटकता फिरा। यह कहते हुए अरुण ने अपने बैग से कागज का एक बंडल निकालकर संध्या को थमा दिया और बोला, चाचा तो बाहर निकल गए होंगे, किंतु चाची दिखाई नहीं देती, वह कहाँ गई? पिछले शनिवार को घर न आने पर तुम्हारा सामान लाने में देर हो गई थी। संध्या बोली, स्टेशन से घर न आकर सीधे इधर चले आए हो? ऐसी क्या जल्दी थी? घंटे भर बाद आते तो क्या अंतर पड़ जाता था? तब अरुण बोला, मेरा खाना पीना तो संध्या के बाद ही होगा, कोई जल्दी नहीं, किंतु तुम्हारा जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाना भारी चिंता का विषय है। संध्या के बाद शब्दों में श्लेष था, छिपा अर्थ था। पहले संध्या खाएगी तभी तो अरुण खा सकेगा। इस तथ्य को समझते ही संध्या के कान लाल हो उठे, हृदय में आनंद दौड़ गया। किंतु ऊपर से संध्या ने अपने को ऐसा सामान्य दिखाया मानो कुछ वह समझी ही न हो। फिर भी श्लेष का प्रयोग करती हुई संध्या बोली, अब संध्या होने में भी कितना समय बचा है, अधिक देर करना ठीक नहीं, जाकर नहा खा लो। हंसता हुआ अरुण उत्तर तो देना चाहता था, किंतु सामने आ खड़ी चाची की मुख मुद्रा को देखकर चुप हो गया। गुस्से में जगदात्री भुनभुनाती हुई कमरे से बाहर हो गई। बाहर आने से पहले लड़की से बोली, बेटी, पहले मुंह रखे पान चबाना छोड़ो और थूक कर बाहर फेंको, फिर जी भरकर हंसी मजाक करती रहो। चुपचाप खड़े अरुण यह सब सुना तो अपने को एकदम आहत अनुभव करने लगा। संध्या को माँ का कथन सही नहीं लगा। दोनों का चेहरा एकदम काला पड़ गया, मानो प्रकाश का स्थान संध्या के अंधकार ने ले लिया हो। काफी देर तक हक्का बक्का रहने के बाद संभली संध्या पान थूककर दुखी स्वर में अरुण से बोली, तुम अपने को अपमानित देखने के लिए इस घर में क्यों आते हो? क्या तुम हम लोगों का सर्वनाश करके ही प्रसन्न होोगे? कुछ देर की चुप्पी के बाद अरुण बोला, संध्या, तुमने मुंह का पान थूक दिया है, इसका अर्थ है कि तुम मुझे सचमुच अछूत मानती हो। सहसा आंसू बहाती हुई संध्या बोली, तुम्हारा न तो कोई धर्म है और न कोई जाति, किंतु मैं पूछती हूँ कि तुमने मुझे क्यों छुआ है? चकित विस्मित हुआ अरुण बोला, संध्या, क्या कहती हो? मेरी कोई जाति और धर्म नहीं है? संध्या दृढ़ स्वर में बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम विलायत गए हो या नहीं, इसलिए तुम म्लेच्छ हो और इसलिए तुम्हें उस दिन माँ ने पीतल के लोटे में पानी दिया था। क्या यह भी भूल गए हो? नहीं, मुझे याद नहीं, किंतु क्या तुम भी मुझे अछूत मानती हो?
मेरे मानने से क्या होता है? तुम तो जिस दिन से लोगों की मनाही को इनकार कर विलायत गए हो, उसी दिन से सबकी दृष्टि में अछूत बन गए हो। अरुण बोला, किंतु मैं सोचता था। तुम क्या सोचते थे कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ? अरुण इसका कुछ भी उत्तर न दे सका, किंतु कुछ देर बाद वह बोला, इसका अर्थ है कि मुझे अब इस घर में नहीं आना चाहिए, किंतु मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम मेरी उपेक्षा मत करो। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि मुझे लज्जित होना पड़े अथवा पश्चाताप करना पड़े। तब संध्या बोली, अरुण भैया, क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं सताती जो बेकार में इतनी देर से मुझसे उलझ रहे हो? मैं तुमसे भला क्या उलझने लगा? अपने से घृणा करने वाले से उलझने में भला कौन सी समझदारी है? यह कहकर अरुण बाहर चला गया और पाषाण प्रतिमा बनी संध्या एकटक उसे देखती रह गई। प्रसन्न होकर लौटी संध्या की माँ बोली, अच्छा हुआ जो चला गया, अब कभी इधर मुंह नहीं करेगा। संध्या को मानो बिजली का करंट लगा। क्या कहा? माँ बोली, बेकार में तुझे छू गया, जा कपड़े बदल ले। बेटी के मन की प्रतिक्रिया को माँ समझ न सकी, इसलिए बोली, अरुण क्रिश्चियन जो ठहरा, कपड़े तो बदलने ही होंगे। अरे कोई विधवा अथवा वृद्ध तो उससे छू जाने पर स्नान के बाद ही शुद्ध होती है। उस दिन रासू मौसी माना कि वह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनती हैं, फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि आचार की रक्षा में वह आदर्श है। दूल्हे की छोकरी के द्वारा न छुए जाने की कहने पर भी मौसी ने नातिन को नहला कर के ही दम लिया। संध्या ने कहा, ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। माँ आदर्श के महत्व पर भाषण झाड़ने जा रही थी कि पीछे से आ रही पुकार को सुनकर रुक गई। जगधात्री घर में हो ना, कहते हुए गोलोक चटर्जी उसके घर के आंगन में आ खड़े हुए। चटर्जी महाशय का स्वागत करती हुई जगदात्री बोली, अहो भाग्य जो आज सुदामा की कुटिया में कृष्ण बनकर मामा पधारे हैं। जगदात्री मुस्कुरा तो रही थी, किंतु रासमणि की बात के याद आते ही वह चिंतित हो उठी। संध्या उठकर खड़ी हो गई और गोलोक जगदात्री की उपेक्षा करके संध्या की ओर उन्मुख होकर बोला, कैसी हो संध्या? कुछ दुबली लग रही हो, स्वस्थ तो ठीक चल रहा है ना? सकुचाती हुई संध्या बोली, बाबा मैं ठीक हूँ। माँ नकली मुस्कान चेहरे पर लाकर बोली, मामा वैसे तो लड़की ठीक है, किंतु पिछले महीने से रह रह कर ज्वार का आक्रमण हो जाता है। आज कितने दिनों के बाद साबूदाना खाया है। गोलोक बोला, अच्छा तो यह बात है। अरे विवाह न करके लड़की को कुंवारी रखोगी तो यह सब होगा। जिसे अब तक 2-4 बच्चों की माँ होना चाहिए था, उसे तुमने कुंवारी रख छोड़ा है। कब इसका विवाह कर रही हो? गोलोक की बात को बदलती हुई जगदात्री बोली, मैं ठहरी औरत, तुम्हारे दामाद को इसकी चिंता ही नहीं, वह तो अपनी डॉक्टरी में मस्त है। मामा पति के व्यवहार को देखकर तो मन में आता है कि झूठी मोह माया छोड़कर काशी में सास के पास चली जाऊं, पीछे जो होना हो होता रहे। कहती ही उसका गला रुंध गया और वह बिलखने लगी। गोलोक ने पूछा, वह पगला आजकल क्या करता है? जगदात्री बोली, वह ठीक से पागल भी तो नहीं जो उन्हें घर में जंजीर से बांध कर रखो। वह न तो पागल है न ही समझदार। मेरा जीवन तो इस घर में बर्बाद हो गया। कहती हुई अपने आंचल से आंसू पोंछने लगी। सहानुभूति में गोलोक बोला, इसमें तो कोई संदेह नहीं, किंतु बेटी तुम भी तो अपनी लड़की के साथ हाथ पीले करने को उत्सुक नहीं लगती? तुम सोचती हो कि स्वयं लड़के वाले तुम्हारे घर आ जाएंगे? बेटी कुलीन परिवारों को यह सब शोभा नहीं देता। तुमने सुना ही होगा, गंगा यात्रा से प्रसंग में भी कुलीनों ने अपने कुल धर्म की उपेक्षा नहीं की। मधुसूदन, सबकी लाज रखना तुम्हारा ही भरोसा है। जगदात्री बोली, मामा आपसे यह किसने कहा कि हम भगवान के सहारे हाथ पर धरे बैठे हैं? आज तक जब किसी कायस्थ ने भी पैर नहीं धरे तो मैं भाग्य के सिवाय और किसे दोष दे सकती हूँ? लड़की को कुएं में तो ढकेल नहीं सकती, कुछ देखना तो पड़ता है। गोलोक बोला, यह तो सही है, देखूंगा। जाने की इच्छा पर संध्या सिर झुकाए वहीं खड़ी रही। उसकी ओर देखकर धूर्त गोलोक बोला,
जगदात्री, यदि तुझे लड़की के लिए स्वयं नारायण नहीं चाहिए तो इसे मुझे क्यों नहीं दे देती? इस संबंध में कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी लड़की रानी बनकर पूरे इलाके पर राज्य करेगी। क्यों नातिन, मेरे बारे में तुम्हारा क्या राय है? संध्या पूरी तरह चिढ़ गई। अरुण और पिता के संबंध में माँ की बातों से वह पहले से उखड़ी हुई थी। गोलोक के इस कथन ने उसके हृदय में आग लगा दी। वह गुस्से स्वर में बोली, बाबा, अब तुम्हारी आयु 4 जनों द्वारा उठाए जाने वाली घोड़ी पर चढ़ने की नहीं है। हाँ, तुम्हारे इस घोड़ी पर सवार होकर आने पर मैं फूलमाला अवश्य डाल दूंगी। कहकर वह तेजी से भीतर कमरे में चली गई। लड़की की इस तीखी चोट से आहत गोलोक असंतुलन खो होकर बोला, लड़की तो तोप का गोला है। जगदात्री, इस पर नियंत्रण रखना। मैंने सुना है कि यह तो बाप को भी खरी खोटी सुना देती है, किसी को नहीं छोड़ती। जगदात्री को इस बात का पहले से डर था। बीच में उसे कुछ देर के लिए अवश्य लगा कि गोलोक मजाक कर रहा था। यदि लड़की सांप को बाम्बी से जबरदस्ती न निकालती तो वह शायद सारी बातचीत को मजाक में भी उड़ा देती, किंतु अब तो स्थिति बिगड़ गई थी। जगदात्री गिड़गिड़ाती हुई बोली, मामा, लड़की नादान है, उसकी बात का बुरा न मानना। उसकी ओर से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गोलोक बोले, मुझे उसका कथन अच्छा नहीं लगा। फिर तूने सुनकर भी उसे डांटा डपटा नहीं? लगता है कि चींटी के पर निकलने लगे हैं। मधुसूदन, तुम्हारा ही भरोसा है। जगदात्री बोली, मामा, तुम्हारे सामने मैंने जवान लड़की को डांटना ठीक नहीं समझा। अब उसकी ऐसी खबर लूँगी कि फिर किसी के आगे मुंह न खोलने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। गोलोक ने कहा, जगदात्री, मेरे कारण बेटी को दुर्गति न करना। ना समझ छोकरी पर घर गृहस्थी का भार पड़ेगा तो अपने आप संभल जाएगी। अच्छा, यह बता कि अरुण भी इस घर में आता है? डरी हुई जगदात्री को झूठ बोलना पड़ा, नहीं तो? गोलोक ने कहा, ठीक है, उसे मुंह न लगाना, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। संध्या बचपन से अरुण को भैया कहकर पुकारती है। अरुण के विलायत जाने से पहले दोनों काफ़ी घनिष्ठा थी, किंतु अरुण इतनी छोटी जाति का ब्राह्मण था कि जगदात्री उसके साथ संध्या के विवाह का स्वप्न भी नहीं देख सकती थी। अरुण के विलायत से लौटने पर दोनों की निरंतर और उत्तरोत्तर बढ़ रही घनिष्ठता और उनकी चढ़ती जवानी से जगदात्री को दोनों के एक दूसरे को समीप आने की झलक मिलने लगी थी। फिर भी इस संबंध में परिपुष्टि होने की संभावना न होने के कारण जगदात्री विशेष चिंतित नहीं हुई थी। अब दूसरों के मुंह से इस प्रकार के आरोप सुनने पर जगदात्री के लिए इसकी उपेक्षा करना संभव न रहा। वह तीखे स्वर में गोलोक से बोली, मामा, वैसे तो किसी के मुंह पर हाथ नहीं रखा जा सकता। जिसके मुंह में जो आए वह किसी के बारे में कुछ भी बक सकता है, किंतु मैं पूछती हूँ कि लोग मेरी लड़की के ही पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? क्या सारे गांव के लोगों के पास यही एक काम रह गया है? हंसते हुए गोलोक ने कहा, तुम्हारी शिकायत सही है, किंतु दूसरों को कुछ कहने से पहले अपने को संभालने में ही बुद्धिमानी है। जगदात्री इसका उत्तर देने ही जा रही थी कि उसने तालाब से नहाकर आती संध्या को देखा। उसके तन से कपड़े गीले थे, सिर के बालों से पानी चू रहा था। लगता था कि उसने सिर पोंछा तक नहीं है। इस स्थिति में लड़की को घर में प्रवेश करते देखकर गोलोक ने चिंतित स्वर में कहा, जगदात्री, तुम तो कहती थी कि लड़की ज्वर पीड़ित है। शाम के समय इसे नहाना तो नहीं चाहिए था। जगदात्री बोली, मामा, आजकल लड़कियों का यही हाल है। मन ही मन वह समझ गई थी कि लड़की ने अरुण के अपमान करने का दंड दिया है। गोलोक बोला, इस तरह की बेपरवाही का परिणाम भयंकर हो सकता है। जो भी भाग्य में लिखा होगा वह भुगतूंगी। मेरे बस में क्या है मामा? यह तो ठीक है। अच्छा, यह बताओ कि इस घर में किसका शासन चलता है? तुम्हारा, तुम्हारे पति का या तुम्हारी लड़की का? इस घर में केवल मेरी नहीं चलती। तो फिर अपने पति से कह देना कि मोहल्ले से दूल्हे बागदियों को यथाशीघ्र चलता करें। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। फिर मुझे कहने ना आना।
मधुसूदन तुम्हारा ही सहारा है। क्रुद्ध और उग्र स्वर में जगदात्री ने पुकारा, संधो इधर आना। कमरे में बाल पोंछ रही संध्या ने मुंह निकाल कर पूछा, माँ क्या बात है? जगदात्री बोली, उन शूद्रों को तुम हटाएगी या फिर कल नहाने से पहले झाड़ू मार मार कर मैं उन्हें भगाऊं? माँ, दुखी, असहाय एवं दरिद्र लोगों पर हाथ उठाना कौन सी वीरता का काम है? यह तो कोई भी कर सकता है, फिर भी उनके रहने में आपको क्या आपत्ति है? गोलोक ने कहा, आपत्ति की बात कहती हो तो सुनो। परसों मैं घूम फिर कर घर लौट रहा था तो देखा कि सड़क पर खड़ी बकरी को वह लड़की मांड पिला रही थी। मांड छिड़क कर गिरना तो स्वाभाविक ही है ना। गोलोक अपने चेहरे पर ताकता देखकर समर्थन में बोली, इसमें कोई संदेह थोड़ी है, मांड के छींटे तो पड़ने ही है मामा। गोलोक ने कहा, अनजान में भले ही सांप का विष भी खा लिया जाए, किंतु जानबूझकर तो जीती मक्खी नहीं निगली जा सकती। संध्या की ओर उन्मुख होकर वह बोले, नातिन, तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारी आयु की लड़कियां तो समय असमय कभी भी स्नान कर सकती हैं, किंतु मुझे जैसे व्यक्ति के लिए तो यह सुविधाजनक नहीं है। अपने भीतर के उफान को दबाती हुई संध्या को कहना पड़ा, हाँ बाबा, यह तो सत्य ही है, किंतु विचारणीय यह भी कि बाबूजी के ने जब उन निराश्रितों को आश्रय दिया है तो उनके किसी दूसरे वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए बिना उन्हें उजाड़ना तो अन्याय होगा। इसके अलावा इस बाबूजी का भी अपमान ही कहा जाएगा। लड़की के इस तर्कों पर माँ को इतना क्रोध आया कि उसे लड़की के बात ठीक करना ठीक नहीं लगा। गोलोक ने कहा, ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था भी कुछ कठिन काम नहीं। अरुण के घर के पीछे बहुत सारी धरती पड़ी है, उसे इन शूद्रों को बसाने के लिए कह दे। बागदी दुले शूद्र होने पर भी स्वधर्मी हिंदू ही तो है, उसे तो इनमें कोई आपत्ति नहीं। इससे उसकी जाति के जाने का कोई खतरा भी नहीं। यह कहकर गोलोक माँ बेटी के चेहरे पर ताकने और मंद मंद मुस्कुराने लगा। यह सुझाव जगदात्री को उपयुक्त तो लगा, किंतु अरुण के नाम पर अनाड़ी लड़की कहीं भड़क न जाए, इस आशंका से उसने कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं समझा। जगदात्री की सोच सही थी। उत्तेजित लड़की उचित अनुचित के विवेक को छोड़कर कठोर कर्कश स्वर में बोली, यदि जाति भ्रष्ट भी होती हो तो इसकी चिंता अरुण भैया को नहीं, जात पात पर विश्वास न करने वाले इस बारे में सोचते ही कहा है। गोलोक ने हंसने की चेष्टा की, किंतु उसका चेहरा बुझ गया। वह झेप मिटाने के लिए बोले, इस विषय पर तुम्हारी उससे बातचीत होती होगी? खिलखिलाकर हंसती हुई संध्या बोली, क्या बात? जब वह आप जैसे बड़ों को दो कौड़ी नहीं समझते तो मेरे साथ कहाँ से बात करेंगे? यह कहकर वह प्रतिक्रिया अथवा प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहाँ से चलती बनी। जगदात्री ने अपनी लड़की का आचरण सहन नहीं किया गया, इसलिए वह गुस्सा होकर बोली, नादान लड़की, पराये लड़के पर मनगढ़ंत आरोप क्यों लगाए जा रही हो? उसने मेरे सामने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की है। इसके लिए मैं गंगा की शपथ लेकर को तैयार हूँ। पता नहीं घर के भीतर घुसी संध्या ने सुना या नहीं सुना, किंतु उसने उत्तर कुछ भी नहीं दिया। इस पर गोलोक ने कहा, जगदात्री, आजकल के सभी लड़के लड़कियां ऐसे ही हैं, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। हम 2 कौड़ी के हैं या लाख रुपए के, यह तो तुम्हें समय बताएगा, किंतु आज तुम्हें यह चेतावनी देना आवश्यक समझता हूँ कि इस तेज तर्रार लड़की की जितनी जल्दी छुटकारा पा सकती हो पा लो, नहीं तो हाथ मलती रह जाओगी। जगदात्री गिड़गिड़ा कर बोली, मामा, मेरी अकल तो काम नहीं करती, तुम ही इस लड़की में मेरी कुछ सहायता करो ना। गोलोक प्रसन्न भाव से सिर हिलाकर बोले, ठीक है, अब मैं ही देखूंगा। विचारणीय तथ्य यह है कि तुम्हारी लड़की है, यदि दूर ब्याही गई तो इसकी सूरत भी देखने को तरसोगी। समीप का लड़का मिल जाए तो 2 समय लड़की को देखकर जी ठंडा कर सकोगे। इसलिए तुम्हें कहता हूँ कि लड़के की उम्र के पीछे मत जा। यह तो तुम जानती हो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है।
भावुकता से आंसू पोंछती हुई जगदात्री बोली, मामा ऐसे भाग्य कहाँ, किंतु हाँ यदि घर जमाई। बीच में ही गोलोक बोल उठे, अपने को ऐसी मंद भाग्य क्यों कहती हो? घर जमाई को तो यमराज समझाना चाहिए। यदि कहीं से कोई गंवार भोंदू फंसा भी तो गांजा सुल्फा में सारी संपत्ति फूंक कर तुम्हें सड़क पर भिखारी बना देगा। गोलोक के संकेत को समझकर तड़पती हुई जगदात्री बोली, मैं तो जीवन भर के लिए तड़ना जलना लिखा लाई हूँ मामा। मुस्कुराकर गोलोक बोले, उचित समय पर उचित काम न करने वाला सदैव अपने दुर्भाग्य को कोसते देखा जाता है। जानती हूँ मामा, मैं सब जानती समझती हूँ, किंतु जरा यह भी सोचो कि एक अकेली स्त्री क्या कर सकती है। गोलोक बोले, अब तुम अकेली नहीं हो। जब तुमने मुझे यह काम सौंपा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोच विचार कर देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। इस समय देर हो रही है, अतः अब जाना चाहूँगा। जगदात्री बोली, मामा खड़े खड़े चले जाओगे, 2 पल बैठने का कष्ट नहीं करोगे? गोलोक बोले, पूजा का समय निकला जा रहा है, अब जाने दो, फिर किसी दिन आकर बैठूंगा। कहते हुए वो बाहर चल दिए। जगदात्री सम्मान दिखाने घर के दरवाजे तक उन्हें छोड़ने के लिए उनके पीछे पीछे चल दी। लोगों के मुफ्त इलाज के प्रति समर्पित प्रियनाथ प्रभात होते ही एक हाथ में डॉक्टरी की किताबें और दूसरे हाथ में दवाइयों का बक्सा थामे निकल पड़ते थे। आज उनके पीछे चलती हुई दूल्हे की विधवा स्त्री खुशामद करती हुई चल रही थी। वह बोली, महाराज आप ठुकरा दोगे तो हम सब बेसहारा और असहाय लोग किधर जाएंगे? आपके सिवाय हमारा और कौन है? बात करने के लिए फुर्सत न होने से प्रियनाथ चलते चलते बोल पड़े, नहीं, अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मैं जाने गया हूँ कि तुम लोग अपनी सीमा में नहीं रह सकते। अच्छा यह बता कि क्या तुमने गली में बकरी को मार पिलाई? आश्चर्य प्रकट करती हुई दूल्हे की माँ बोली, महाराज सभी को बकरियां घास चरती हैं या माट पीती हैं। प्रियनाथ उत्तेजित होकर बोले, हरामजादी मुझे मूर्ख बनाती है। बकरियां घास चरती हैं या माट पीती हैं? महाराज घास पत्ते भी खाते हैं और माट भी पीते हैं। हाथ हिलाते हुए प्रियनाथ ने कहा, नहीं, अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। आज ही यहाँ से चलते बनो। स्वयं गोलोक चटर्जी ने देखा है कि तुम लोगों ने ब्राह्मणों के मोहल्ले में बकरी को माट पिलाया। अब मैं तुम लोगों पर दया नहीं कर सकता, तुम दया के पात्र नहीं हो। आखिरी दाव चलती हुई दूल्हे की विधवा बोली, महाराज तो क्या माट को नाली में बहा देना चाहिए? हाँ ठीक यही होगा। गाय को पिलाने की अनुमति तो दी जा सकती है, किंतु बकरी को माट पिलाना और वह भी ब्राह्मण के मोहल्ले की गली में, राम राम छीछ। मुझे देर हो रही है, मुझे रोककर मेरा और अपना समय नष्ट मत करो। आज ही इस मोहल्ले को छोड़कर चलते बनो। प्रियनाथ के पीछे चलती दूल्हे की विधवा बिलख कर बोली, महाराज लड़की ने कल से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। प्रियनाथ रुक गए और मुड़कर बोले, दवा तो चल ही रहा है ना? क्या लड़की की जी मचल रहा है या उस दस्त हो रहा है? हाँ महाराज। दूल्हे की बहू बिलख कर बोली, क्या कारण है? क्या पेट फूल गया है और भूख मर गई है? महाराज भूख से तो बिलख रही है, यह भी भयंकर रोग है। तब बताया क्यों नहीं? आज परख कर एक खुराक ही वही दे देता। थोड़ी देर तक इधर उधर करती गरीब विधवा बोली, महाराज दवाई की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से चावल मिल जाते तो पकाकर भूखी लड़की को खिला देती। सुनकर रुष्ट हुए प्रियनाथ भड़कते हुए बोले, ससुरी को दवा नहीं चावल चाहिए? तुम लोगों के लिए मैंने जैसे भंडार खोल रखा है। चल हट, मेरी नज़रों से दूर हो जा, पाजी कहीं की। निराश लौट रही बेचारी को बुलाकर प्रियनाथ ने कहा, खाने को नहीं है तो संध्या को क्यों नहीं कहा बताया, उससे मांग लिया होता। गरीब महिला ने सिर उठाकर प्रियनाथ की ओर देखा और फिर चुपचाप चल दी। प्रियनाथ बोले, संध्या की माँ से कुछ मत कहना, घाट के पास खड़ी होकर संध्या की प्रतीक्षा करना और उसके आने पर उससे कहना, हाँ किसी के बीमार पड़ने पर सबसे पहले मुझे खबर देना, विपिन के पास मत जाना। फिर किसी और को देखकर वह बोले, अरे
कौन? त्रिलोकी हो क्या? घर में सब स्वस्थ हैं ना? त्रिलोकी ने पूछा। क्या आपके पास? बोलो, मुझसे क्या चाहते हो? जमाई बाबू, बड़ा नाला पार करने में लोगों को काफ़ी कष्ट होता है। उस पर मचान का एक पुल बनाना है, उसके लिए बांसों की आवश्यकता है। क्या आपके बांस के झुरमुट से ले लें? गुस्से में स्वर में बीच में ही प्रियनाथ बोल उठे। मैं बांस नहीं दूंगा। क्या गांव में लोग और नहीं हैं? उनसे ले लो। अब तक चुपचाप खड़ा बूढ़ा षष्ठीचरण बोला। जमाई राजा, आप नाराज न हो तो एक बात कहूँ, इस गांव में आप जैसा उदार दानी दूसरा कोई और नहीं है जिससे फरियाद किया जाए। आप दया करेंगे तो सारे गांव को आराम हो जाएगा, और मुंह से भले ही न कहें किंतु मन ही मन तो आपको सब आशीष देंगे ही। कुछ देर सोचने के बाद प्रियनाथ ने पूछा, क्या सचमुच लोगों को आने जाने में कष्ट होता है? त्रिलोकी बोला, महाराज, रोज एक गो के हाथ पैर टूटते हैं। डर के मारे प्राण हथेली पर रख कर ही लोगों को चलना पड़ता है। प्रियनाथ बोले, जगदात्री को पता न चलेगा तो बहुत बिगड़ेगी। षष्ठीचरण बोला, आप कहें तो हम सब जाकर जी के पैर पकड़ लें माँ जी के। कुछ देर तक सोच विचार में डूबे प्रिय बाबू बोले, लोगों को सचमुच कष्ट होता है तो ले लीजिए, किंतु संध्या की माँ को इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए। फिर बोले, अच्छा, मुझे रसिक बागदी की बहू को देखने जाना है। कहीं रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। बूढ़े षष्ठीचरण को हंसता देख त्रिलोकी बोला, चाचा, लोग इन्हें भले ही सनकी कहें, किंतु गरीब दुखियों के प्रति इनके मन में जैसी दया ममता है वैसी तो बड़े बड़े सेठों में देखने को नहीं मिलती। कितने सीधे और सरल प्रकृति के महाशय हैं यह। छल कपट से तो जैसे इनका कोई परिचय ही नहीं है। कहते हुए त्रिलोकी ने प्रियनाथ को लक्ष्य करके उनके सम्मान में माथा टेक दिया। षष्ठीचरण बोला, त्रिलोकी, हम हुक्म हो गया है तो देर मत करो, जल्दी से काम शुरू कर दो। त्रिलोकी बोला, ठीक कहते हो चाचा। संध्या के अंधकार के गहरा जाने पर भी अरुण ने अपने कमरे में रोशनी नहीं की थी। वह अपनी स्टडी टेबल पर पैर रखकर छत की ओर देखते जा रहा था। मेज पर खुली पड़ी पुस्तक को देखकर लगता है कि अरुण इस पुस्तक को पढ़ रहा होगा। इसके साथ पढ़ने की इच्छा बनी रहने के कारण उसने पुस्तक को बंद नहीं किया। वास्तव में संध्या के घर से लौटने के ही बाद काम पर नहीं जा सका था। उसके दिमाग में एक ही बात की हलचल मचा रखी थी। अब वह लोगों के लिए अस्प्रिय हो गया है। उसके स्पर्श मात्र से लोगों को नहाना पड़ता है। अचानक द्वार पर आहट पाकर वह चिंतन से बाहर निकला और उसने आवाज़ देकर पूछा, कौन है? मैं संध्या हूँ, कहती हुई संध्या किवाड़ खोलकर कमरे में एक ओर खड़ी हो गई। मेज पर पैर उठाकर अरुण खड़ा हो गया और आश्चर्य प्रकट करता हुआ बोला, संध्या, तुम ऐसे समय यहाँ? आओ, भीतर आकर बैठो। संध्या बोली, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। मैं ताल पर मुंह हाथ धोने के बहाने तुमसे एक निवेदन करने आई हूँ तुम्हारे पास। बोलो संध्या, क्या कहने आई हो? क्या मैं तुम्हें किसी बात के लिए इनकार कर सकता हूँ? मुझे इस बात का पता है और इसी भरोसे से चली आई हूँ। कहते हुए देर के लिए संध्या चुप हो गई। फिर बोली, मुझे बाबूजी ने से मालूम हुआ कि तुमने उस दिन से काम पर जाना बंद कर दिया है। घर से बाहर निकले तक नहीं। क्या इसका कारण बता सकते हो? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो काम पर कैसे जाता? स्वास्थ्य खराब होने पर काम धंधे पर न जाना समझ में तो आता है, किंतु तुम्हारे संबंध में यह सत्य नहीं है। यदि सचमुच तुम्हारी तबीयत खराब होती तो तुमने बाबूजी से कहा होता। अरुण जी चुप्पी पर संध्या भी कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली, मुझे वास्तविकता की जानकारी है। अरुण भैया, मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम हमारे घर पर आने की सोचना तक नहीं। अरुण धीमे से बोला, सिर्फ तुम्हारे घर ही नहीं, पूरे गांव की यही कहानी है। इसलिए सोचता हूँ कि इस गांव को छोड़कर किसी ऐसे स्थान पर डेरा जमा दूं जहां मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाता हो, किसी निर्दोष को अकारण अपमानित न किया जाता हो। संध्या ने पूछा, क्या अपने जन्मस्थल से नाता तोड़ सकोगे?
जब जन्मभूमि की ही नहीं अपनाना चाहती तो क्या किया जा सकता है। अब तुम ही देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि में इतना पतित हो गया कि तुम्हें अपने मुंह में रखा पान तक थूकना पड़ा। इस प्रकार लोगों की घृणा का पात्र बन जाना क्या जन्मभूमि कहकर किसी स्थान से चिपका रहा जा सकता है। संध्या उत्तर न दे पाने के कारण सिर झुकाकर चुप खड़ी रही। अरुण ने कहा, आचार की पवित्रता के नाम पर यह संस्कार तुम लोगों को उत्तराधिकारी में मिले हैं। एक दिन इन धर्मगुरुओं को यह सोचना पड़ेगा कि उनकी इस आचार व्यवस्था से समाज के दीनहीन लोगों के दिलों पर क्या बीतती है, उन्हें कितना अधिक परेशान होना पड़ता है। कुछ देर तक सोचती संध्या बोली, समाज के इस व्यवहार के लिए क्या तुम स्वयं भी उत्तरदायी नहीं हो? क्या मालूम तुम्हारे कथन में कितनी सत्य है। अच्छा संध्या, इसका कोई प्रायश्चित तो होगा? क्या इस बारे में तुम मुझे कुछ बता सकती हो? प्रायश्चित है तो है, किंतु एक दिन तुम्हें यह सब करने में अपना अपमान लगा था और इससे तुम इसके लिए सहमत नहीं हुए थे। यदि आज तुम्हारा विचार बदल भी गया हो तो तुम्हें इस गांव में रहने की सलाह दूंगी। अरुण बोला, किंतु कहीं भी चले जाने पर तुम्हारी घृणा को भुलाकर सुख चैन से रह पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। संध्या बोली, अपने प्रति मेरे दृष्टिकोण की तुम चिंता ही क्यों करते हो? संध्या, क्या यह तुम कह रही हो? संध्या बोली, अरुण भैया, तुमने मुझे अपनी मर्यादा, लज्जा और संकोच आदि की रक्षा ही कहा करने को दी है। मैंने किसी बार संकेतों से तुमने जताना चाहा कि हमारा संबंध नहीं जुड़ सकता, फिर भी तुम मुझसे कुछ सकारात्मक सुनने की इच्छा से याचक बनकर डटे रहे। मेरे माता पिता किसी प्रकार राजी हो भी जाएं, किंतु मैं तो अपने उच्च ब्राह्मण वंश को मिट्टी में नहीं मिला सकती। आश्चर्यचकित अरुण बोला, क्या मैं ब्राह्मण वंश में उत्पन्न नहीं हुआ हूँ? निसंदेह तुम भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, किंतु बिल्ली और सिंह को एक ही पलड़े में तो नहीं रखा जा सकता। संध्या ने यह सब कह तो दिया, किंतु वह अपने कथन से के औचित्य पर विचार करने लगी। अरुण चुप ही नहीं हो गया, अपितु उसने अपनी विस्मित और व्यथित दृष्टि भी संध्या के चेहरे से हटा ली। संध्या ने बलपूर्वक हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, अरुण भैया, मैं भले प्रकार से जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा इतना अधिक अपमान किया है कि बरसों तक चाहकर भी तुम उसे भुला नहीं सकोगे। मैं तो यहाँ तक कह सकती हूँ कि इतना कठोर कभी किसी ने किसी के प्रति किया ही नहीं होगा। अरुण ने कहा, छोड़ो इस विवाद को, पहले तुम अपने आने के प्रयोजन के बारे में बताओ। संध्या केवल मुस्कुरा दी और बोली, संसार में एक से बढ़कर एक आश्चर्य होते देखे जाते हैं। फिर थोड़ी देर चुप्पी के बाद सहमे स्वर में वह बोली, अरुण भैया, मेरा सम्मान तुम्हारे हाथ में है। यदि तुमने मेरा कहा न माना तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अरुण बिना कुछ जाने क्या कहता, वह संध्या के चेहरे पर केवल प्रश्नवाचक दृष्टि से ताकता रहा। संध्या बोली, एक कौड़ी के बारे ने अपनी विधवा बहू और पोती को अपने घर में निकाल बाहर किया है। मेरे बापू उन दोनों को ले आए थे और मैंने उन्हें अपने पिछवाड़े आश्रय दिया था अपनी गौशाला में, किंतु ब्राह्मणों का मोहल्ला होने के कारण उन शूद्रों के लिए वहां रहना संभव नहीं हो पा रहा। क्यों? यह भी कोई पूछने की बात है? समाज के ठेकेदारों को शूद्रों का दिखना कहाँ रास आता है। पानी के लिए उन्हें हमारे तालाब पर आना पड़ेगा, फिर वे लोग रास्ते में बकरी को मार पिलाते हैं। गोलोक जैसे ऊंचे ब्राह्मण छींटा पड़ने पर अथवा छू जाने की आशंका से त्रस्त हैं। उन लोगों के विरोध को देखकर माँ ने उन्हें अपने घर से निकाल देने का विचार बनाया है। अरुण भैया, तुम उन निराश्रितों एवं अभाव पीड़ितों को सिर छिपाने के लिए अपना थोड़ा सा स्थान दे दो। अरुण बोला, मंजूर है, किंतु उन्हें यहाँ कहाँ स्थान दिलाना चाहती हो यह मैं क्या बताऊं। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि तुम्हारे सिवाय मेरा अपना कहलाने वाला दूसरा कोई नहीं है। थोड़ा सोचकर अरुण बोला, मेरा उड़िया माली अपने घर गया है, क्या उसकी कोठरी में इनका गुजर बसर हो सकेगा? बिना कुछ उत्तर दिए संध्या ने सिर झुकाकर क्यों नहीं। अरुण बोला, तो ठीक है, उन्हें भेज देना, कोठरी खोल दूंगा, माली के आने पर देख लिया जाएगा। संध्या चुप रहकर अब अपने को संभालने प्रयास करने लगी, फिर धीरे से बोली,
इस समय मेरे मुंह में पान नहीं है, हाथ मुंह भी धोकर आई हूँ। क्या तुम्हें प्रणाम करके तुम्हारी चरण रज ले सकती हूँ? कहती हुई संध्या घुटनों टेककर अरुण को प्रणाम किया और उसके पैरों की धूली को सिर पर रखा। इसके बाद बाहर निकली। संध्या देखते ही देखते अदृश्य हो गई। अरुण ने संध्या को वापस बुलाने अथवा उससे कुछ पूछने की कोई चेष्टा नहीं की। उसे अदृश्य होने तक वह टकटकी लगाकर उसे देखता रहा। एक दिन तालाब से नहाकर घर लौटती जगदात्री की राह में अचानक रासमणी से भेंट हो गई। रासमणी का चेहरा इस प्रकार उदास और बुझा हुआ था मानो वह अभी अभी कहीं से पिट कर आई हो। समीप आकर आंसू बहाती हुई रासमणी रुधे कंठ से बोली, जगदात्री रानी, बड़ी भाग्यशाली हो और तुम्हारी लड़की भी लगता है कि पिछले जन्म से बहुत पुण्य कर्म किए हैं। कुछ समय पाती और लड़की के उल्लेख से परेशान हुई जगदात्री बोली, मौसी कुछ साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहती है? तुम्हारी यह पहली जैसे बातें मेरे समझ से बाहर है। रासमणी बोली, जो भाग्य तेरी लड़की लेकर आई है उस पर तो सबका ईर्ष्यालु होना स्वाभाविक है। अब तू इन्हीं भीगे कपड़ों और बालों से भगवान को प्रणाम करके कृतज्ञता का प्रदर्शन कर। गणेश, दुर्वा आदि कुल देवियों का पूजन कर। हाँ, मेरा इनाम देना न भूल जाना। मैं तो सने की गोल्ड लूँगी, यह बात ध्यान में रख ले। हैरान परेशान जगदात्री बोली, बेसिर पैर की हाके का जाओगी या कुछ साफ साफ बताओगी भी? हंसती हुई रासमणी बोली, साफ सुनना चाहती है तो सुन ले। तू माँ बेटी के पिछले जन्म के पुण्यों का ही यह फल है। कहाँ तो लड़का मिलने की चिंता से दिन रात घुल रही थी, कहाँ अब पूरे गांव पर शासन करेगी। सुनकर जगदात्री आंखें फाड़कर रासमणी को देखने लगी। रासमणी अपनी रौ में कहती गई, मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था, सपना जैसा लगता था, किंतु बधाई हो, यह सत्य है। जगदात्री ने कठोर स्वर में कहा, मौसी तुम्हारी बकबक सुनते सुनते मैं परेशान हो गई हूँ, सीधे तो साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? जगदात्री के हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे से उसके कान में रासमणी ने कहा, जगदात्री इस बात को अभी अपने तक रखना, हवा न लगने देना। विघ्न बाधा डालने वाले अपना रंग दिखाने पर उतारू हो जाते हैं। चटर्जी भैया को केवल मुझ पर भरोसा है, इसलिए आज सुबह उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि संध्या की माँ को सूचित कर दे कि उसे लड़की के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका हाथ थामने के लिए मैं तैयार हूँ। अब वह अपनी टांग पर टांग रखकर चैन की नींद सोए। मैंने सोच विचार कर यह निर्णय लिया है। इससे एक तो ब्राह्मण के वंश धर्म की रक्षा हो जाएगी और दूसरे गांव की लड़की गांव में ही रह जाएगी। रासमणी की बात पूरी होने से पहले ही जगदात्री पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। रासमणी ने पूछा, क्या हुआ जगदात्री? अपने को संभाल कर जगदात्री बोली, मौसी लगता है कि तूने धूप में बाल सफ़ेद किया है, नहीं तो गोलोक मामे के मजाक को इतनी गंभीरता से न लेती। क्या 4 जनों द्वारा उठाया जाने वाला बूढ़ा दूल्हा बनेगा? रासमणी बिना झेपे अपनी कहती रही, बेटी मर्द की भी कई आयु देखी जाती है। स्वस्थ अच्छा हो तो 70 की आयु का मर्द 17 वर्ष की छोकरी से विवाह कर रचाता है। बेटी मुझे भी पहले यह मजाक लगता था, किंतु गोलोक कभी हल्की बात करता है और न ही झूठ बोलता है। उन्होंने पूरी गंभीरता से यह बात कही है। मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि यह संबंध स्थिर हो जाए। इसे अपना सौभाग्य समझो। जाओ घर आनंद मनाओ। जड़ बनी जगदात्री चुपचाप खड़ी रही। उसके पैरों के नीचे से मानो धरती खिसक गई थी। रासमणी ने जगदात्री के चेहरे को देखे बिना कहना चाहिए जारी रखा। वह बोली, इसी अगहन के महीने में विवाह हो जाना चाहिए, इसके बाद अच्छा लगन नहीं निकलता। गोलोक भैया की यही इच्छा है। लड़की भी तो अप्सराओं से बढ़ चढ़ कर है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन भी डुला सकती है। फिर मुखर्जी भैया तो एक साधारण मनुष्य ही है। इसके बाद वह फिर बोली, बेटी तू गीले कपड़ों में काफ़ी देर से खड़ी है, जा घर जा, कपड़े बदल, मैं तुम्हारे घर आकर सारी बात करूँगी। यह कहकर रासमणी अपने घर को चल दी और जगदात्री लड़खड़ाते पैरों से अपने घर आ गई। घर पहुंचकर ठाकुर द्वार के बाहर बैठी वह टप टप आंसू बहाने लगी।
इकलौती लड़की संध्या जहाँ अपने माँ बाप की लाडली है, वहाँ रूप, सौंदर्य और गुण बुद्धि में भी अप्रतिम है। गोलोक को अपनी लड़की सौंपने की अपेक्षा उसे कुएं ढकेल देना अधिक बेहतर समझती है। गोलोक लड़की के नाना की आयु का है, ऐसे बूढ़े से लड़की की ब्याहने से अच्छा तो उसकी हत्या कर देना है। जगदात्री इस सत्य को भली प्रकार से समझती थी, किंतु मुंह से ना निकलते ही नहीं बनता था, क्योंकि कुलीन ब्राह्मण परिवारों में तो यह सब चलता ही है। उसके सामने इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं, इसलिए वह अत्यधिक व्यथित, चिंतित और परेशान है। लगातार रो रही है। उसे डर है कि कहीं ऐसी स्थिति न आ जाए कि इस नर पिशाच से पीछा छुड़ाना ही कठिन हो जाए। एक पत्र को पढ़ती हुई भीतर प्रविष्ट होती संध्या ने आवाज दी, माँ, कहाँ हो तुम? तुरंत ही आंसू पोंछकर सामान्य बनने की चेष्टा करती हुई जगदात्री बोली, हाँ कहो बिटिया, क्या बात है? माँ के रुंद गले से चौकी संध्या ने समीप आकर धीरे से सहानुभूति दिखाते हुए पूछा, माँ क्या हुआ? लड़की के चेहरे से अपना चेहरा हटाती हुई माँ बोली, कुछ भी तो नहीं। माँ के समीप और अधिक आकर अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती हुई संध्या ने पूछा, क्या बाबूजी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया है? जगदात्री बोली, नहीं तो। माँ के कथन पर विश्वास न करती संध्या माँ के समीप बैठ गई और दार्शनिक शैली में बोली, माँ, सबको सदैव मन चाहा नहीं मिलता, इसमें दुख मनाने वाली कोई बात नहीं। एक बात और, जब सब लोग बाबूजी को सनकी कहते हैं तो तुम भी उन्हें ऐसा समझदार, उनके सुने को अनसुना क्यों नहीं कर देती हो? जगदात्री बोली, लोगों का क्या आता पत जाता है, वे जिसे जो समझना कहना चाहे स्वतंत्र है, किंतु मैं ऐसा समझ भी लूं तो क्या मुझे उनकी जली कुटी सुनने से मुक्ति मिल जाएगी? संध्या आज तक यह नहीं समझ पाई थी कि किसकी जली कुटी को सुनकर सुनने वाले के मन पर क्या बीतती है, उसे कैसी गहरी वेदना झेलनी पड़ती है। आज भी उसकी स्थिति वही थी। अतः संध्या आज भी माँ की बात सुनकर अपने निरीह, सरल, परोपकारी और लोक सेवा के प्रति समर्पित पिता का बचाव करती हुई बोली, माँ, यदि मेरे वश में होता तो मैं पिताजी को लेकर ऐसे किसी वन प्रांत अथवा पर्वत प्रदेश में चली जाती जहाँ पिताजी का ऐसे लोगों से पाला ही नहीं पड़ता। लड़की की ठोड़ी को चूमकर जगदात्री हंसती हुई बोली, पिता के लिए तेरी यह चिंता और भावना सचमुच प्रशंसनीय है, किंतु मेरे लिए तो उससे आधा स्नेह भी नहीं, मानो मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। अच्छा तो माँ, क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, किंतु पिता के लिए तो अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहती है। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। अब इसी एक बात को देख ले, तुझे भले प्रकार से मालूम है कि तुम्हारे बापू की दवाई से किसी रोगी को कोई लाभ नहीं होता, फिर भी बाबू की दवा सिवाय और किसी की दवा लेने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य के उत्तरोत्तर बिगड़ते जाने की भी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। प्यार से माँ के गले में अपने दोनों हाथ डालकर हंसती हुई संध्या बोली, माँ, यह तो सत्य है, मैं किसी भी दूसरे डॉक्टर को बाबू के समकक्ष मान ही नहीं सकती। मानती हो न कि तुम अपने पिता में असीम भक्ति रखती हो? संध्या बोली, माँ, रहने दो, पिताजी के उपचार से मुझे काफ़ी लाभ हुआ है, अब मैं पहले से काफ़ी ठीक हूँ। इसके बाद विषय बदलने की गरज से संध्या बोली, माँ, दूल्हे की बहू चली गई, यह अच्छा ही हुआ कि इस आफत से छुटकारा मिला। क्यों, ठीक है ना माँ? आश्चर्य प्रकट करती हुई माँ ने पूछा, कभी गई? ठीक से मालूम नहीं, शायद सवेरे होते ही चली गई। संध्या के भोलेपन पर अभिनय माँ को छल न सका। उसने पूछा, तुझे तो यह मालूम ही होगा कि वह कहाँ गई है? संध्या ने उदासीनता और बेपरवाही से कहा, शायद अरुण भैया के ने उसे अपनी कोठी के पीछे बाग में जगह दी है, वहाँ उड़िया माली की एक कोठरी खाली पड़ी थी, वहीं उसे दे दी गई है। माँ ने पूछा, अरुण के पास तूने उसे भेजा होगा? संध्या मनी मन इस उलझन से मुक्त होने का उपाय सोचने लगी। असत्य का आश्रय लेते हुए वह बोली, अरुण भैया के पास मैं किसी को क्यों भेजने लगी, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इसके बाद इस विषय की चर्चा से माँ का ध्यान हटाने की नीयत से संध्या ने अपने हाथ में
थामा पत्र माँ के सामने रख दिया और बोली, असल बात जो तुम्हें बतानी थी वह तो बताई ही नहीं। मेरे सन्यासिनी दादी की यह पत्र आया है। वह कभी झूठ नहीं बोलती, इससे लगता है कि वह यहाँ साथ रहने के लिए आ रही हैं। जगदात्री ने पूछा, सासू माँ का पत्र है क्या? कब आ रही हैं वह? यही सासू माँ काशी छोड़कर एक दिन के लिए इधर आने को कभी सहमत नहीं हुई थी। जगदात्री ने इकलौती बेटी संध्या के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बहुत अनुनय विनय की थी। सास कन्यादान का पुण्य लेने को तो सहमत नहीं हुई थी, किंतु उसने विवाह में सम्मिलित होने का अनुरोध मान लिया था। अपने विवाह के उल्लेख से शर्माती हुई संध्या बोली, माँ, अपने पत्र के उत्तर को स्वयं पढ़ लो ना। इसी के साथ पत्र माँ के हाथ में देकर संध्या बोली, माँ, अभी तक तुमने गीली धोती ही पहन रखी है। मैं अभी तुम्हारे सूखे वस्त्र लाई। कहती हुई संध्या तेजी से चली गई। पत्र को माथे से लगाकर जगदात्री अपने से बोली, माँ, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा चित्त द्रवित हुआ है। करती हुई धीरे से ठाकुर द्वार की ओर चल दी। इसी बीच प्रियनाथ ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए घर में प्रविष्ट हुए। वह बोले, जा रहे थे, 2 दिन देखने नहीं जा पाया तो हाइड्रोपाड्रिया से जोर पकड़ लिया। जगदात्री की अपने पति के प्राय बातचीत होती ही नहीं थी, किंतु आज अचानक 12 बजे उनके घर आ जाने और बड़बड़ाने पर उसने पूछ ही लिया, किसी क्या हो गया है? प्रियनाथ बोले, अरुण को हाइकोपाड्रिया हो गया है। मेरी जांच परख में मीन मेख निकालना किसी के बाप के बस की नहीं। विपिन तो इस रोगवाचक शब्द के अर्थ को भी नहीं जानता होगा। अरुण का नाम इस चर्चा से न जुड़ा होता तो जगदात्री इस बातचीत में रुचि न दिखाती, किंतु अब स्थिति भिन्न थी। उसने उत्सुक होकर पूछा, क्या हुआ अरुण को? प्रियनाथ ने कहा, अभी तो सब बताया है, किंतु इस शब्द के अर्थ को जब ठीक से अरुण ही नहीं समझ सका तो तुम लोग क्या समझोगे? विपिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करता है, फिर भी इस रोग के बारे में वह कुछ भी नहीं जानता। सब लोग अपना माल असबाब बांध रहे थे। जमीन जायदाद बेचकर इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने की तैयारी चल रही थी। हारान कुंडू को सूचना दी गई थी कि संयोग बस में मैं वहां पहुंच गया। अब क्या करूं? जहां एक दिन जाना नहीं हो पाता वहीं की स्थिति बिगड़ जाती है। मैं अकेला आदमी ठहरा, जाऊं भी तो कहाँ कहाँ जाऊं? अरे संध्या बेटी, जरा मेडिका मटेरिया पुस्तक तो ला दे ताकि अरुण के लिए दवाई का चुनाव कर लूं। पिताजी की आवाज़ को सुनकर एक मोटी सी पुस्तक को हाथ में लिए संध्या बोली, आई पिताजी। जगदात्री व्याकुल होकर अपने पति से बोली, ठीक से बताओ अरुण को क्या हुआ है? चौंक कर प्रिय बाबू बोले, बताया तो है, वह मनोरोग से ग्रस्त हो गया है। अपना सारा सामान हारन कुंडू को कौड़ियों के दाम बेचकर आज ही यहाँ से कूच करना चाहता है। यह सब मेरे होते कैसे संभव है? 200 पावर की एक बूंद। सुनकर संध्या का चेहरा बुझ गया। जगदात्री व्याकुल कंठ से बोली, सारी संपत्ति बेचकर गांव को छोड़ने की बात करना तो पागलपन का लक्षण है। हाथ के संकेत से प्रियनाथ ने कहा, इसे पूरे तौर पर पूरा पागलपन नहीं कहा जा सकता। पागलपन को इंसेनिटी कहते हैं और उसकी औषधि अलग है। हाँ, विपिन के लिए इस अंतर को समझना आवश्यक सहज नहीं। लड़की की ओर देखने के बाद पति को घूरती हुई जगदात्री दृढ़ स्वर में बोली, मुझे तुम्हारे बेकार की बातों को सुनने में कोई रुचि नहीं। सीधे सीधे यह बताओ कि क्या अरुण ने गांव छोड़ने का मन बना लिया है? ऐसा था और इस दिशा में तैयारी चल रही थी, किंतु क्या हरान कुंडू से सारी संपत्ति खरीदने की बातचीत कर ली गई है? हाँ, उस पाजी के तो पाव 12 हो रहे हैं, किंतु मैं? अच्छा, इस तथ्य की जानकारी गांव के अन्य लोगों को भी है? मेरे सिवाय किसी की भी अन्य व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं। क्या तुम मेरा एक काम करने की कृपा करोगे? अरुण को केवल यह कहना कि तुझे चाची ने इसी समय घर पर बुलाया है। संध्या चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसने एक भी शब्द मुंह से नहीं बोला। जगदात्री की दृष्टि उस पर गई तो वह देखकर
चकित हो गई कि लड़की का चेहरा उतर गया है, उसके होंठ काँप रहे हैं और उसका अंग अंग शिथिल हो गया है। फिर भी वह संभल कर दृढ़ स्वर में बोली, माँ, उन्हें यहाँ बुलाकर क्या एक बार फिर अपमानित करना चाहती हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसका दंड तुम उन्हें देना चाहती हो? चकित हुई माँ ने पूछा, संध्या, यहाँ अपमान किए जाने की बात कहाँ से आ गई? संध्या बोली, माँ, मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें अपने इस घर में बुलाओ। जगदात्री ने कहा, क्या घर में बुलाकर सुख दुख बांटना भी कोई अपराध है? संध्या बोली, माँ, उनके सुख दुख से हमें क्या लेना देना? वह चाहे इस गांव में रहें या यहाँ से चले जाएं, हमें इससे क्या अंतर पड़ता है? तुम उनके बारे में इतनी परेशान क्यों हो रही हो? फिर पिता की ओर उन्मुख होकर वह बोली, पिताजी, आपको उन्हें बुलाने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद वह माँ से दृढ़ शब्दों में बोली, यदि तुमने हट नहीं छोड़ा तो मैं उनके आने से पहले ही तालाब में डूब मरूंगी। यह कहती हुई संध्या माँ के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहाँ से दूर चली गई। चिंतित विस्मित होने से जड़ बनी जगदात्री वहीं खड़ी रही। प्रियनाथ उच्च स्वर में बोले, बेटी, पुस्तक दे जाती तो औषधि ढूंढ लेता। संध्या ने लौटकर पुस्तक ला दी और प्रियनाथ पुस्तक से दवा ढूंढने में व्यस्त हो गए। कुछ देर चुप्पी के बाद जगदात्री अपने पति से बोली, क्या तुमने लड़की को कुंवारी रखने की ठान ली है? ऐसी बात क्यों कहती हो? उसका विवाह होगा और अवश्य होगा। आखिर कब होगा? जब बूढ़ी हो जाएगी तब। प्रियनाथ करके रह गए। एक दिन रसिकपुर क्यों नहीं चले जाते? विशिष्ट दवा पर उंगली रखकर प्रियनाथ ने पूछा, क्या वहाँ किसी को कोई कष्ट है? क्या किसी ने संदेश देकर बुलाया है? ठंडी सांस छोड़कर बोली, जयराम मुखर्जी के नाती के साथ बात चल रही थी ना, जाकर एक बार लड़के को देख तो आओ। प्रियनाथ बोले, जाना चाहूँ तो कब जाऊँ? एक समय भी यहाँ मेरे न रहने पर लोग कितने अधिक परेशान हो जाते हैं। अरुण का हाल तो तुम्हें मालूम है। चटर्जी का आदमी भी उसकी साली की जांच के लिए बुला गया है। जगदात्री ने आश्चर्य से पूछा, ज्ञानदा को क्या हो गया? प्रियनाथ बोले, खान पान की बदपरहेजी से अपच हो गया है, इससे उसका जी मचलता है। अरुण के पास से लौटता हुआ ज्ञानदा को देखता हुआ आऊँगा। जगदात्री बोली, चटर्जी के यहाँ डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। तुम अपने कर्तव्य कर्म को महत्व दो। रसिकपुर जाकर एक बार लड़के को देख आओ, फिर जो मन में आए वह करते रहो। पत्नी की विहलता से द्रवित प्रियनाथ थोड़ा होश में आए और धीमे से बोले, देखना क्या है? सुना है लड़का एकदम आवारा है। जगदात्री आंसू टपकाते हुए बोली, नशा करता है तो क्या आवारागर्दी करता है? तो क्या उससे विवाह करते लड़की सुहागन तो बन जाएगी? जब मेरे माँ बाप ने तुम जैसे आदमी के साथ सौंपने में क्या आपत्ति है? कहती हुए अपने आंचल से आंसू पोंछकर बाहर को चल दी। प्रियनाथ कुछ देर तक जड़ बने बैठे रहे, फिर सांस छोड़कर अपने से बोले, दो रोगियों की चिकित्सा करनी है। इस तनाव की स्थिति में कहीं औषधि का चुनाव करना संभव है। कहकर उन्होंने पुस्तक को बगल में दबाया और बाहर की राह ली। ब्राह्मण की बेटी का प्रकरण 4 से 7 समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दीजिए। और अगले प्रकरण के लिए मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आपको प्रकरण 8 से 12 तक का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिर से मैं अगले वीडियो में प्रकरण 8 से 12 लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए जय माता दी।